हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग नवीन राज्यों के उत्थान का क्लास चल रहा है, इस नवीन राज्यों के उत्थान में हम लोगों ने कई राज्यों को देख लिया कि उनका कैसे उत्थान हुआ, उसमें किसने शासन सत्ता स्थापित की। आज इस नवीन राज्यों के उत्थान में हम लोग देखते हैं बंगाल। आज एक क्लास में हम लोग देखेंगे बंगाल से कौन सी ऐसी घटना घटी कि जहां से पेपर में प्रश्न निकलते हैं, या बंगाल के कौन से ऐसे नवाब हुए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से पेपर में प्रश्न बनता है। बंगाल भारत का सबसे उपजाऊ और समृद्धशाली प्रांत था। उपजाऊ और समृद्धशाली प्रांत क्यों था? क्योंकि यहाँ पर कृषि अच्छी होती थी। कृषि अर्थात कच्चा माल जो है आसानी से उपलब्ध होता था, इसलिए ये जो है अत्यधिक उपजाऊ और समृद्धशाली था। अब कृषि यहाँ क्यों अच्छी होती थी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे उपजाऊ जो सुंदरबन का डेल्टा है, ये हमारा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, ये कहाँ पर है? ये बंगाल में ही है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की देन है कि ये डेल्टा जो है एक उपजाऊ रूप में हमारे लिए आज भी लाभकारी है। उम्मीद करिए कि जब पूरा संपूर्ण बंगाल, जैसे आज पश्चिम बंगाल और एक बंगाल है, जब यह संपूर्ण भाग हमारे हिस्से में था, तब समझिए हम कितने समृद्धशाली और कितने उपजाऊ थे। तो इस तरीके से बंगाल में जो कृषि अच्छी तरीके से कृषि का पैदावार होता था और कच्चा माल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता था, इसलिए ये प्रारंभ से ही जो है सबसे उपजाऊ और समृद्धशाली प्रांत था। सभी लोगों की निगाह थी, जो चाहे वो सम्राट रहे हो या आने वाली यूरोपीय कंपनियां रही हो, उन लोगों का इरादा ये होता था कि हमारी भी एक फैक्ट्री या हमारी शासन सत्ता ही बंगाल पे हो। क्योंकि जिसके भी शासन सत्ता बंगाल पे होगी वो अच्छा टैक्स कलेक्ट करेगा, उसे अच्छा जो है जब धन मिलेगा तो वह शासन सत्ता भी अच्छी तरह से चलाएगा। वो मुगल सम्राट औरंगजेब था। हम यूं कहें कि आखिरी मुगल सम्राट जो सबसे शक्तिशाली था या शासन सत्ता सुचारू ढंग से चलाने वाला था, तो कौन था? वो औरंगजेब था। औरंगजेब मुगल सम्राट। उसके बाद के जितने भी मुगल सम्राट हुए वो उतने शक्तिशाली नहीं हुए। जैसे कुछ लोग हुए 2 साल, 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, अर्थात एक मजबूत शासन सत्ता स्थापित करने में बाद के जो है सम्राट फेल रहे। आखिर का यही एक सम्राट ऐसा था जिसके बारे में 2 अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। औरंगजेब की शासन सत्ता है। इसने क्या किया? इसने एक व्यक्ति था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को इसने कहा कि आप भाई बंगाल के दीवान हैं। क्या है? बंगाल के दीवान। दीवान का मतलब होता है कि टैक्स कलेक्ट करने वाला, पैसा वसूल के। ज्यादा किसके पास था? ज्यादा औरंगजेब के पास था, लेकिन कलेक्ट करने वाला, उसको पकड़ने वाला, लाने वाला कौन था? तो ये मुर्शीद कुली खां। औरंगजेब ने इसे मुर्शीद कुली खां को जो है बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। अब ये जो औरंगजेब था, औरंगजेब इस मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त करता। कब नियुक्त करता है? 1700 ईस्वी में कहता है कि आप बंगाल के दीवान हैं, आप टैक्स वसूलिए। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़े ही समय के बाद 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इसके बाद इसके उत्तराधिकारी कई राजा होते हैं, लेकिन वो उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। अभी हमने कहा ना कि कुछ कोई 2 साल हुआ, कोई 1 साल हुआ, कुछ 5 साल के लिए। तो इस तरीके से इनकी शासन सत्ता बस केवल आगे बढ़ रही थी। एक इसका उत्तराधिकारी होते हैं जिससे घटना घटती है इस बंगाल से संबंधित। कौन? फारुखसियर। अब मुगल सम्राट के रूप में गद्दी पर बैठते हैं फारुखसियर। कब? 1713 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में जब ये मुगल सम्राट की गद्दी पर स्थापित होते, आप लोगों को याद होगा कि जब ये गद्दी पर बैठते तो इन्हें एक दर्दनाक बीमारी हो गई थी। तो अंग्रेजों का एक जो दूत मंडल था उसमें एक डॉक्टर भी था, उसने फारुखसियर को जो है एक दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया था। ये हम लोग पिछली क्लास में देख लिए थे। तो फारुखसियर ने उन्हें एक फरमान जारी किया कि आप मात्र 3000 रुपये हमको दे दीजिए, जिससे आप मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। इसने तो आदेश दे दिया था, लेकिन इस आदेश के बाद बंगाल का काफी नुकसान हुआ। जैसे अगर आप केवल 3000 रुपया दे दीजिए तो मुफ्त व्यापार करिए, अर्थात जो टैक्स था
जो हमारा कर था उससे जो है केवल 3001 मुफ्त जमा कर दीजिए, आप फिर मुफ्त व्यापार करिए। जाहिर सी बात आप लोग समझ सकते हैं कि कितना नुकसान होता था। ठीक है, इसने फर्रुखसियार ने तो आदेश दे दिया, लेकिन यह घटना एक घटती है कि जब फर्रुखसियार 1713 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है तो इसने एक फरमान जारी कर दिया 1717 ईस्वी में। फरमान क्या था? उसने कहा कि जो ये मुर्शीद कुली खां है दीवान के पद पर नियुक्त है, अब ये बंगाल का सूबेदार होगा। बस क्या फिर था कि अब इसे सूबेदार नियुक्त कर दिया। किसने नियुक्त कर दिया? फर्रुखसियार ने। यहां से जैसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि मुर्शीद कुली खां जो दीवान के पद पर नियुक्त था, बंगाल के स्वतंत्र शासन स्थापित करने में किस मुगल सम्राट का योगदान था, तो फर्रुखसियार ने क्या किया? इसे सूबेदार नियुक्त कर दिया। बहुत चतुर आदमी था मुर्शीद कुली खां। जब उसने सूबेदार का पद पा लिया तो उसने अपने दिमाग और अपने साहस का परिचय देना शुरू कर दिया। मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल का सूबेदार बनता है। मुर्शीद कुली खां जिसे फर्रुखसियार ने एक फरमान के द्वारा इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कब नियुक्त होता है? तो ये 1717 ईस्वी में ये फर्रुखसियार ने इसे आदेश दिया कि अब जो है आप दीवान नहीं है, आप जो है सूबेदार हो गए। और ये कब तक रहता है? तो 1727 ईस्वी तक ये इस पद पर रहता है। सबसे पहले जब इसे सूबेदार का पद मिला, जैसे इसे सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, ज्यों ही इसे सूबेदार का पद मिला, इसने अपने दिमाग के चारों बत्ती जला दिया। इसने अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करना शुरू कर दिया। साथ में इसने अपने साहस का भी परिचय दिया। हुआ क्या कि सबसे पहले इसने क्या देखा कि जो हमारी राजधानी ढाका है, उस समय राजधानी ढाका थी, ये जो है एक नजदीक पड़ रही है। बार बार जो ये मुगल हैं या अंग्रेज हैं हमको परेशान कर रहे हैं। अगर हमारी राजधानी थोड़ी सी दूर हो तो आएंगे, परेशान करने के लिए तो आएंगे, लेकिन उतना नहीं आ सकते, क्योंकि अगर हम नजदीक हैं तो बार बार कोई भी आके जो हम मुगल सम्राट या उनका कर्मचारी हमको परेशान करेगा। इसने क्या किया? फैसला किया कि सबसे पहले राजधानी बदलो। राजधानी इसने क्या किया? अपने नाम पर एक स्थान बसाया, मुर्शिदाबाद। इसने राजधानी जो है ढाका से परिवर्तित कर दिया मुर्शिदाबाद। अब ये इसने अपनी राजधानी तो परिवर्तित किया मुर्शिदाबाद। किसी किसी किताब में इस मुर्शिदाबाद का नाम एक और मिलता है, मकसूदाबाद। ये मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी और ये बेहतरीन तरीके से जो बंगाल पर अपना शासन सत्ता चलाना शुरू कर दिया, अपना स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू कर दिया। क्योंकि अब मुगल सम्राट कमजोर थे तो उन्होंने क्या देखा कि अगर हम मुर्शीद कुली खां से विवाद करते हैं तो हमारा ही नुकसान होगा। उन्होंने क्या कहा? मुर्शीद कुली भाई तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तुम्हारे काम से मैं प्रसन्न हूं, एक काम करो, तुम्हें जो हमने 1717 ईस्वी में बंगाल ही केवल दिया था, अब एक काम और करो, 1719 ईस्वी आता है। ऐसे सोचते विचारते 1719 ईस्वी आता है। 1719 ईस्वी में जो मुगल सम्राट था उसने मुर्शीद कुली खां से क्या कहा कि आप एक काम करो, आप उड़ीसा भी ले लो। अब हम आपको जो है आपसे हम इतने प्रसन्न हैं, आपसे इतने खुश हैं कि आप उड़ीसा को भी अपने अधीनस्थ कर लीजिए, इस पर भी शासन सत्ता चलाइए। अब मुर्शीद कुली खां को कोई पुत्र तो था नहीं, इसलिए इसका दामाद जो है, दामाद ये मुर्शीद कुली का पुत्र था नहीं, इसलिए दामाद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। कौन नियुक्त होता है? शुजाउद्दीन। अब अगला जो है बंगाल का नवाब बनता है इसका दामाद शुजाउद्दीन। अब बंगाल के नवाब के पद पर नियुक्त होता है शुजाउद्दीन। इससे बहुत पेपर में प्रश्न नहीं निकल के आता है, मात्र एक प्रश्न बनने की संभावना होती है कि इसी के समय में 1733 ईस्वी में बिहार भी बंगाल में शामिल कर दिया गया। बिहार भी बंगाल में शामिल हो गया, लेकिन इसकी एक गलती क्या थी कि वहां से इस बंगाल का जो नवाब का पद था, इसका जो है राजनीतिक षड्यंत्र शुरू हो गया, वहां से ही परिवर्तन हो गया। इसने क्या किया कि शुजाउद्दीन ने क्या किया कि अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बना दिया। क्या बनाया? बिहार का नायब सूबेदार। कि आप जो है बिहार की देख रेख करिए, अधीनस्थ रहिए हमारे, लेकिन आप बिहार के जो है देख रेख करिए। 1733 ईस्वी इसको बिहार मिल गया था, तो इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बना दिया।
अब अली वर्दी खां एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ये बहुत ही चतुर और षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। अली वर्दी खां बिहार का नायब सूबेदार बनके जो है इसकी सुजाउद्दीन की सेवा कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जब इसने इसे नियुक्त कर दिया तो इसने स्वयं के लिए ही खतरा पैदा कर दिया। इसने अपने पुत्र सरफराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सरफराज को सुजाउद्दीन ने कहा कि हमारे मृत्यु के बाद हमारा लड़का जो है सरफराज बंगाल का नवाब होगा। क्या होगा? बंगाल का नवाब होगा। जब यह बात अली वर्दी खां को पता चलती करे, ये सरफराज खां जो है बंगाल का नवाब होगा, इससे योग्य तो मैं ही हूं। केवल ये थोड़ी ना कि ये सुजाउद्दीन का लड़का है इसलिए इसको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, हम लोग इसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। सरफराज खां में तो कोई योग्यता है नहीं, इससे योग्य तो मैं ही हूं। ये षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। जब सरफराज खां को यह बात पता चलती है तो वो इसका विरोध करता है कि अली वर्दी खां तुम गलत कर रहे हो, तुम हमारे ही टुकड़े पर जीने वाले, तुम्हें हमारे ही पिताजी ने आपको जो है एक पद दिया, लेकिन आप हमारा ही विरोध कर रहे हो। ये मानता नहीं। सरफराज और अली वर्दी खां के बीच युद्ध होता है जिसमें सरफराज मारा जाता है। सरफराज खां जो है मार दिया जाता है, ये मारा गया। अब कौन बनेगा? अली वर्दी खां ने मारा था, इसलिए अब जो है अगला जो बंगाल का नवाब होगा अली वर्दी खां अगला नवाब बनता है। बंगाल का अगला नवाब कौन हो गया? अली वर्दी खां। अब बंगाल का अगला नवाब बनता है अली वर्दी खां। ये कब नवाब बनता है? तो ये 1740 ईस्वी में नवाब की गद्दी पर बैठता है और ये कब तक रहता है? तो 1756 ईस्वी तक ये इस पद को सुशोभित करता है। अली वर्दी खां से भी बहुत पेपर प्रश्न निकलता है, केवल इससे एक ही प्रश्न निकलता है कि इसने कहा था एक बार कि जो यूरोपीय हैं, ये यूरोपियों की तुलना किससे करता है? मधुमक्खी से करता है। इसने कहा कि जो यूरोपीय हैं ये मधुमक्खियों के समान है, यदि इन्हें छेड़ा ना जाए, क्या ना किया जाए? छेड़ा ना जाए, तो ये शहद देंगे, शहद देंगे। और अगर इनको छेड़ दिया जाए, किन्हें? यूरोपियों को अगर छेड़ दिया आपने, तो ये काट काट कर मार डालेंगे, काट काट कर मार डालेंगे। अर्थात जो है यूरोपियों की तुलना इसने किससे की? मधुमक्खियों से की। यही पेपर में एक प्रश्न निकलता है। अली वर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था, केवल इसकी 3 पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां थी। अब जब ये मर जाता है तो उससे पहले ही अपने छोटी पुत्री के, जो छोटी पुत्री थी उसके बेटे को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि जो इसका बेटा है वो हमारा जो है आने वाली पीढ़ी को संभालेगा, हमारी शासन सत्ता को संभालेगा। छोटी बेटी का जो है पुत्र था, छोटी बेटी का जो है, छोटी बेटी का पुत्र, ये जो है हमारी शासन सत्ता को संभालेगा। कौन संभालेगा? सिराजुद्दौला। अब नवाब की गद्दी पर बैठता है सिराजुद्दौला। अब नवाब की गद्दी पर बैठता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये कब बैठता है? तो ये 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब के पद पर बैठता है। कब तक रहता है? ये 1757 ईस्वी तक इस नवाब के पद पर बना रहता है। जब सिराजुद्दौला क्या था कि नवाब के गद्दी पर बैठता है, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि ये अली वर्दी खां की जो छोटी पुत्री थी, अली वर्दी खां की जो छोटी पुत्री है उसका पुत्र है, अर्थात सिराजुद्दौला और अली वर्दी खां का दौहित्रिक पुत्र है। दौहित्रिक अर्थात बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है। अब ये जब गद्दी पर बैठता है तो जाहिर सी बात विरोध होना लाजमी है। क्यों? वर्दी खां के जो है, अली वर्दी खां इसे केवल एक अपनी पुत्री का जो बेटा था उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, बाकी 2 बेटियां अभी भी बची हुई हैं, 2 बेटियां अभी भी बची हुई। जैसे पूर्णिया के नवाब है, पूर्णिया का नवाब है, और क्या है? दूसरी कौन है? घसीटी बेगम, घसीटी बेगम है।
आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, घसीटी बेगम पूर्णिया का नवाब। अब इन लोगों ने कहा कि ये अलीवर्दी खान जो अपने छोटी बेटी के बेटा को उत्तराधिकारी घोषित करके चला गया, अभी ये तो सरासर गलत है। क्यों कि सिराजुद्दौला ही केवल जो नाना की सारी संपत्ति है उसमें केवल उसी का हक थोड़ी ना, हमारा भी तो कुछ ना कुछ हक है। अब सिराजुद्दौला चूंकि एक बड़े उपजाऊ और समृद्धशाली प्रांत का जो है नवाब बन चुका था, तो इसने कहा कि हम तो ऐसे नहीं देंगे। और इन लोगों का ये मामला था कि भाई नाना तो सबके हैं, ये जो पुत्रियां कहती थी कि जो पिताजी हैं ये तो सबके हैं, तो तुम्हें क्यों हिस्सा क्यों लोगे, हमारा भी कुछ हिस्सा बनता है। इस तरीके से इन लोगों का आपस में विवाद चल रहा था। लेकिन सिराजुद्दौला ने अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए कुछ समय के बाद इनके विरोध को दबा दिया। अब यहां से एक नया कहानी शुरू होती है। आप लोगों को याद होगा कि 1651 ईस्वी में शाह शुजा की अनुमति से अंग्रेजों की पहली कोठी बंगाल में स्थापित हुई थी। अंग्रेजों की पहली कोठी बंगाल में स्थापित हुई थी। आप लोगों को याद होगा कि जो हम लोग पढ़ रहे थे कर्नाटक का तृतीय युद्ध, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ क्यों था, तो 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। जब ये सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया, लड़े कौन कौन रहे थे, तो इधर से अंग्रेज लड़ रहे थे और इधर से फ्रांसीसी लड़ रहे थे। 1756 ईस्वी में शुरू होता, बाद में ये सप्तवर्षीय युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 1763 ईस्वी में यह समाप्त हो गया था। अब सप्तवर्षीय युद्ध जब शुरू कहां हुआ था, तो यूरोप में शुरू हुआ था। लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने क्या किया कि जो बंगाल एरिया में इनकी कोठी थी उसको दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया। अब ये जब अपने एरिया में बंगाल वाले में जो इनकी कोठियां थी इसको दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया। अब जब सिराजुद्दौला ने ये देखा, कौन, सिराजुद्दौला देखता कि ये लोग अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने किले जो है दुर्गीकृत क्यों कर रहे हैं, इसने इनसे कहा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, कह रहे भाई तुम व्यापारी हो, केवल व्यापार करो, यहां पर बसने या यहां पर मालिक बनने की परंपरा मत शुरू करो, आप केवल व्यापारी हैं, व्यापार करिए, सीधे सीधे आप अपने मुद्दे पे आइए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। इसने दोनों आदमियों को मना किया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को, दोनों को मना किया कि केवल व्यापार करिए, आप यहां मालिक बनने की कोशिश मत करिए। फ्रांसीसी तो मान गए कि चलिए भाई नवाब कह रहा है, यहाँ का मालिक कह रहा तो मान गए, लेकिन अंग्रेजों को यह लगा कि हमें सिराजुद्दौला अर्थात बंगाल के नवाब की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनसे निपटने भर के, अगर ये कुछ भी टेढ़ होते हैं या कुछ भी हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो हम इनसे निपटने भर के। अंग्रेज नहीं माने, फ्रांसीसी तो मान गए, भाई चलिए नवाब कह रहा है ठीक है, नहीं दुर्गीकृत करेंगे। लेकिन अंग्रेज अपने दादागिरी पर उतारू हो गए। इन्होंने क्या कहा कि कहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम अपने किले को दुर्गीकृत करेंगे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो है सप्तवर्षीय युद्ध था, अपने को सुरक्षित करने के लिए दोनों आदमी दुर्गीकृत कर रहे थे। अब जब नवाब ने देखा कि चलिए फ्रांसीसी मान गए लेकिन अंग्रेज तो नहीं मान रहे हैं, अब अंग्रेजों को इसने क्या कहा कि भाई मान रहे हो तो ठीक नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकत ठीक नहीं है। अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, अगर आपने एक भी ईंट रख दिया, दुर्गीकृत करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अंग्रेज नहीं माने। इसने क्या किया, 4 जून 1756 ईस्वी को इसने क्या किया, 4 जून 1756 ईस्वी को अंग्रेजों का जो प्रमुख बाजार था, जहां पर अंग्रेज काफी मात्रा में थे, कौन से, कासिम बाजार, कासिम बाजार पर इसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के साथ इस कासिम बाजार को अपने अधीनस्थ कर लिया। इसने क्या देखा कि कासिम बाजार पर हमने अपने अधीनस्थ कर लिया, लेकिन जो इनका मुख्य एरिया है, अंग्रेज कहां पर ज्यादा से ज्यादा है, तो वो कलकत्ता एरिया में था। तो कलकत्ता एरिया में इसने क्या किया कि 15 जून 1756 ईस्वी को इसने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया कौन, सिराजुद्दौला। मारकाट शुरू होती है, युद्ध भीषण होता है। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता जो है नवाब के अधीनस्थ हो जाता है, नवाब के हाथों में आ जाता है। जब ये अंग्रेज देखते हैं कि अब तो कासिम बाजार भी चला गया, कलकत्ता भी चला गया, अब हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो ये लोग भाग खड़े होते हैं।
वहां से कलकत्ता एरिया से जितने भी अंग्रेज थे सब भाग खड़े होते हैं। अब इन लोगों ने देखा कि हमारा जो स्थिति थी ये बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। उस समय एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, जे.जेड. हालवेल ने माहौल बनाने की कोशिश की कि अगर हम थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाए जिससे लोगों को ये लगे कि नवाब ने हमारे साथ गलत किया। जे.जेड. हालवेल ने क्या कहा कि जो हमारे सभी अधिकारी हैं, कितने जितने भी हमारे कर्मचारी या हमारे अंग्रेज थे, हमारे साथी थे, कितने 146 व्यक्तियों को नवाब ने पकड़ लिया। व्यक्तियों को नवाब ने पकड़ लिया। नवाब ने पकड़ा और क्या किया, एक छोटी सी जगह पर जो है, छोटी सी जगह में रख दिया, एक छोटे से स्थान पे हमको रख दिया और हमारा दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई। केवल कुछ ही लोग बचे, जिसमें से मैं भी हूं एक। जे.जेड. हालवेल कहता है जिसमें से बचने वाला मैं भी हूं एक, बाकी सारे लोग मारे गए। ये जे.जेड. हालवेल की केवल एक कहानी बनाने का, एक मनोवैज्ञानिक ढंग से दबाव बनाने के लिए मनगढ़ंत कहानी थी। क्यों? क्योंकि उस समय के जो तत्कालीन इतिहासकार हैं उन्होंने ऐसी किसी भी घटना का जो है वर्णन नहीं किया। केवल ये जे.जेड. हालवेल की जो मनगढ़ंत कहानी थी वो अंग्रेजों को प्रोत्साहित उत्साहित करने के लिए करे, हमारे साथियों या हमारे जो अंग्रेज भाई बंधु हैं उनके साथ नवाब ने गलत किया। इसके लिए जे.जेड. हालवेल ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। इसे इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल की घटना जो जे.जेड. हालवेल ने बनाया था उसे कहते हैं ब्लैक होल की घटना। जब कलकत्ता पतन की सूचना मद्रास पहुंचती है, अब ये घटना की सूचना मद्रास पहुंच गई। मद्रास पहुंचती है तो वहां पर योजना बनती है, जैसे जे.जेड. हालवेल ने भी कुछ घटनाएं बताई और साथ में भाई कलकत्ता हाथ से चला गया, कासिम बाजार जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वो भी चला गया। अब इनको तकलीफ तो होना लाजमी था। जब इस पतन की सूचना पहुंचती है मद्रास, तो मद्रास में अंग्रेज जो चिंतित हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि किसी भी तरीके से नवाब से बदला लिया जाए, हमें अपने पुनः पुराने स्थान को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। तो मद्रास से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में, क्लाइव चलता है और वाटसन चलते हैं, दोनों आदमियों के नेतृत्व में सेना चलती है। कहां के लिए? कलकत्ता पे। कलकत्ता जो इन लोगों ने अभी जगह बना के रखा था उसको नवाब ने अपने अधीनस्थ कर लिया था। अब क्लाइव और वाटसन चलते हैं कलकत्ता पर विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब ये पहुंचते वहां पर हैं तो इन्होंने क्या देखा कि अगर हम नवाब से सीधे सीधे लड़ाई लड़ेंगे तो हम पराजित हो जाएंगे। ये क्लाइव जो था बहुत खतरनाक व्यक्ति था, ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति था, जिसने सोचा कि अगर हमारी सीधे टक्कर होगी तो हम नवाब को कभी भी पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि नवाब एक समृद्धशाली प्रांत का जो है स्वामी था, उसके पास अच्छी खासी सेना भी थी। तो क्लाइव ने षड्यंत्र किया और मानिक चंद्र था, मानिक चंद्र ये कहां तक कलकत्ता किले का प्रमुख था, इसको घूस दे देता है, इसको जो है पैसा देता है कि लालच देता है, भाई आ जाओ यार, तुम वहां क्या नौकरी कर रहे हो, तुम इतना ले लो, जितना तुम वहां कमाओगे उससे ज्यादा मैं इकट्ठे तुमको दे रहा हूं। मानिक चंद्र भी लालच में आ जाता है और कलकत्ता का जो किला था वो क्लाइव को सौंप देता है। कब सौंपता है? 2 जनवरी 1757 ईस्वी को। अब जब ये 2 जनवरी 1757 ईस्वी को मानिक चंद्र ने क्लाइव को कलकत्ता का किला सौंप दिया, अब इसकी खबर जब नवाब सिराजुद्दौला को मिलती है कि हमारा ही एक आदमी टूट गया है, हमें ही धोखा देके जो है किला अब अंग्रेजों को सौंप दिया, तो ये चिंतित होता है। बाद में ये मजबूरन एक संधि के लिए सहमत होता है। सिराजुद्दौला नवाब मजबूरन जो है संधि करने के लिए तैयार होता। कौन सी संधि होती है? अलीनगर की संधि। ये कब होती है? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को यह संधि होती है। किसके किसके बीच होती है? तो क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच होती है। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को होती है। इस संधि में जो है अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहता है, अंग्रेजों के हिसाब से ही यह संधि होती है। अब साथ में अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये जो आपने हमारे ऊपर आक्रमण किया था कलकत्ते पर, हमारा जो किला फोर्ट विलियम था जिसको आपने अपने अधीनस्थ कर लिया था, उस युद्ध में इस किले का काफी नुकसान हुआ।
किला जो था आपने जब उस पर आक्रमण किया तो उसका काफी नुकसान हुआ, आप उसके नुकसान की भरपाई करिए। आपने ये गलत किया, आप उस नुकसान की भरपाई करिए। नवाब ने मजबूरन जो है उस नुकसान की भरपाई भी किया। कुछ समय तक अंग्रेज शांत थे। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के किले पर जो है आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के किले पर आक्रमण कर दिया। सिराजुद्दौला ने कहा कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, आप व्यापारी हैं और फ्रांसीसी भी व्यापारी हैं, आप हमारे राज्य में रहते हुए आप उनको तंग क्यों कर रहे हैं? ये अंग्रेज थे, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सिराजुद्दौला ने कहा भाई अब हद हो गई, पानी सर के ऊपर जा रहा है, अगर आप लोग इनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो ये सरासर गलत है। आप भी व्यापारी, आप भी व्यापार करिए, वो भी व्यापारी, वो भी व्यापार करें, इससे फालतू आप लोग कोई भी कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है। अगर हमने कोई आदेश किसी के लिए विशेष दिया है तभी वो कुछ कर सकता है, अन्यथा अगर ऐसा कुछ भी होगा तो गलत होगा। अंग्रेज कहते हैं कि नवाब बहुत बोल रहा है, एक काम करो, इसकी कमजोरी का पता लगाओ, इसे अब शांत करना अनिवार्य है, अन्यथा यह हमारा कार्य में हमेशा बाधा डालेगा। अब क्लाइव षड्यंत्रकारी व्यक्ति था, इसने कहा कि सबसे पहले इस सिराजुद्दौला जो नवाब है इसकी कमी का पता लगाओ। ये क्लाइव लग जाता है उसके पीछे, अपने जो है जासूसों को भेजता है कि चलिए ठीक आप पता करिए। पता क्या चलता है कि सिराजुद्दौला के जो प्रमुख कर्मचारी है, जैसे सेनापति कौन, मीर जाफर, ये भी नाराज है। इसका प्रमुख अधिकारी यार लतीफ प्रमुख अधिकारी है, ये भी नाराज है। इसका दीवान राय दुर्लभ, ये भी नाराज है। साथ में सबसे खतरनाक कौन नाराज है, जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर, जिसके पास काफी धन दौलत है, पैसा है, लोगों को पैसा दे रहा है, नवाब को पैसा दे रहा है, वो भी इससे नाराज है। क्या नाम था उसका, जगत सेठ। ये सभी लोग जो नवाब सिराजुद्दौला उससे नवाब है, नाराज हैं। अब इतना ही काफी था क्लाइव के लिए कि ये प्रमुख व्यक्ति जो हैं, यार लतीफ हैं, दीवान राय दुर्लभ है, मीर जाफर हैं, जगत सेठ, ये लोग नाराज हैं। बस इतना ही काफी है, इसे पराजित करने के लिए ये लोग काफी हैं। उसने अपने षड्यंत्र की सारी योजनाएं लागू करने शुरू कर दिया इन लोगों के ऊपर। क्लाइव ने जो अपना षड्यंत्र शुरू किया तो उसने सोचा कि अगर हम सीधे जाके बात करते हैं तो गलत भी हो सकता है, अगर कहीं ऐसा ना हो कि इस षड्यंत्र का भंडा फूट जाए, तो उसने यहां पर भी दिमाग लगाया। उसने एक व्यापारी जो था अमीन चंद्र को बुलाया और कहा कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो तुम्हें काफी धन दौलत मिलेगी। आप ऐसा करिए कि आप जाइए इन लोगों से बात करिए, अगर मामला सेटल होता है, मामला सही तरीके से बैठता है तो आप आइएगा, शेष काम हम कर लेंगे खुद ही। अमीन चंद्र पहुंचता है, जितने भी नाराज असंतुष्ट कर्मचारी थे उनसे बात करता है। अब अमीन चंद्र जो है मीर जाफर से बात करवाता है क्लाइव की। मीर जाफर से बात होती है क्लाइव की। क्लाइव कहता है क्या यार वहां नौकरों की जिंदगी जी रहो, आप आओ हमारे साथ, आप वहां नौकर के नौकर ही रह जाओगे। अगर हमारे साथ आओगे तो हम आपको इस बड़े समृद्धशाली प्रगतिशील जो सूबा है उसका हम आपको नवाब बना देंगे। अभी आप क्या हो, एक नौकर हो, सेनापति हो, मात्र आप क्या हो, एक सेनापति हो। अगर आप हमारे साथ आते हो तो हम आपको जो है नवाब बना देंगे बंगाल का। अब मीर जाफर को समझ में आता है कि वाकई यार पूरी जिंदगी जो है हम नौकरी करते ही हमारी जिंदगी खत्म हो गई। अब अगर हम इनके साथ आते हैं तो लाभ ही लाभ है हमारा, हम नवाब बन जाएंगे, वैसे हम कभी नवाब बन नहीं पाएंगे। इसने क्या कहा अंग्रेजों से, क्लाइव से क्या कहा कि आप बताइए इसमें आपका क्या लाभ है, आप हमारा साथ क्यों देना चाहते हैं। तो क्लाइव ने कहा कि भाई जब तुम नवाब बन जाओगे तो हमें 24 परगने की जमींदारी दे देना, 24 परगने की जमींदारी हमको दे देना, इसमें हमारा भी लाभ हो जाएगा और तुम नवाब बन जाना। मीर जाफर कहता है कि योजना तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब क्लाइव ने क्या किया, अगला षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। क्लाइव कहता है मीर जाफर से कि एक काम करना, मैं जो है इस षड्यंत्र की योजना बनाता हूं किस तरीके से नवाब को उकसाया जाएगा, बाकी शेष काम तुम्हारा क्या है कि जब मैं आऊंगा युद्ध के मैदान में तो तुम्हारा इतना ही काम है कि अपनी सेना को जो है साइड करके रखना, आक्रमण मत करना।
तुम अपनी सेना को साइड करोगे, नवाब को मार दिया जाएगा और तुम्हें जो नवाब बना दिया जाएगा। इस तरीके से क्लाइव ने क्या किया कि नवाब को उकसाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। अब क्लाइव ने जो है नवाब को उकसाना शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि अब पहले से इसका सेटिंग तो बैठी ही थी कि मीर जाफर से हम मिले हुए हैं और नवाब अब हमारा कुछ नहीं कर सकता, तो उसने दोषारोपण किया, नवाब के ऊपर दोष लगाया। क्या दोष लगाया कि जो ये फ्रांसीसी हैं आप इनसे मित्रता बढ़ा रहे हैं, आप इनसे मित्रता बढ़ा रहे हैं, ये काम गलत है, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बंगाल का नवाब ओवर कॉन्फिडेंस है, उसने कहा कि ऐसे तुम्हारी कितनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे बारे में ये कहोगे कि हम किससे मित्रता करें किससे मित्रता ना करें। अब क्लाइव ने क्या कहा कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो ये क्लाइव जो है प्लासी के मैदान में अपनी सेना लेके पहुंचता है। प्लासी का मैदान, ये प्लासी का मैदान कहां है? ये बंगाल में नदिया जिला है, बंगाल का नदिया जिला। नदिया जिला में मैदान कहां है? गंगा नदी के तट पर है। गंगा नदी के तट पर वो अपनी सेना के साथ पहुंचता है। अब जब ये क्लाइव बंगाल में जो पहुंचता है प्लासी नामक स्थान पर, प्लासी में क्लाइव अपनी सेना के साथ पहुंचता। कितनी सेना? तो मात्र 3100 या किसी किसी किताब में इसको 3200 भी कह देता है। और नवाब के पास कितनी सेना थी? 50,000 की सेना थी नवाब के पास। 50,000 की सेना जब नवाब लेके पहुंचता, कहता कि ठीक है तुम्हारी ऐठन में ठीक करता हूं। मात्र 31-3200 तोपसी और पैदल सेना सब मिला के जो है ये लेके मैदान में आके डटता है क्लाइव। ये नवाब की 50,000 की सेना, ये ओवर कॉन्फिडेंस में कि अगर हम बिना लड़े ही इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तब भी ये भाग जाएंगे। हमारी सेना 50,000, इनकी 31-3200। लेकिन इस नवाब को ये नहीं मालूम था कि मामला पहले से ही कुछ और सेट है। नवाब आता है प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 ईस्वी को। मैदान में दोनों सेनाएं आके डट जाती है। अब नवाब अपने सेनापति से क्या कहता है कि मारो इनको, लेकिन जब सेनापति इनके नवाब के अपने आदेशों का उल्लंघन करता है तो सिराजुद्दौला माहौल को भांप जाता है। सिराजुद्दौला उस माहौल को भांप जाता कि खतरा हो गया, लगता है सेना जो है विपक्षियों से मिल गई है। सिराजुद्दौला के जो विश्वस्त व्यक्ति थे उन लोगों से इसे आगाह किया मैदान छोड़ के भाग जाओ, अन्यथा ये खतरा पैदा कर देंगे, लगते हैं सेना जो विपक्षियों से मिल गई है। मात्र 31-3200 सेना जो है 50,000 सेना खड़ी है मूक दर्शक बन के। 31-3200 सेना के सम्मुख 50,000 की सेना जब मूक दर्शक खड़ी हो तो सिराजुद्दौला वहां से भाग जाता है। ये कहां पहुंचता है? भाग के मुर्शिदाबाद। अब ये मुर्शिदाबाद भाग के पहुंचता है अपनी जान बचाते हुए। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जो मीर जाफर का पुत्र था, मीर जाफर का पुत्र मीरन मोहम्मद बेग, मीरन मोहम्मद बेग ने क्या कहा कि अगर ये बच गया तो बाद में भी समस्या खड़ी कर देगा। इसलिए इसने अपने मीरन मोहम्मद बेग ने अपने एक आदमी से कहा कि इसकी गर्दन उतरवा दो, ये अगर बचेगा तो हमारे लिए हमेशा खतरा खड़ी करेगा। इस तरीके से बिना लड़े हुए एक युद्ध भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया कि प्लासी का युद्ध। ये प्लासी के युद्ध के नाम से एक युद्ध दर्ज हो गया। लेकिन इस युद्ध में कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी। मात्र एक जो भारतीय था वो लालच में, कौन? मीर जाफर, लालच में एक ऐसे धोखे की नींव पर भारतीय इतिहास में एक युद्ध दर्ज करवा दिया कि जो बिना लड़े ही युद्ध के रूप में नामित हो गया। इस प्रकार मीर जाफर ने जो देश के साथ गद्दारी की उसके एवज में जो अंग्रेजों साम्राज्य के धोखे की नींव पर पहले ईंट रख दी गई, भवन का निर्माण के पहले ईंट रख दी गई, वो भी धोखे के बल पर। इस तरीके से पहला युद्ध जो प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757 ईस्वी को बिना लड़े ही खत्म हो गया। अब जो मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था उसके तहत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अब यह बंगाल का नवाब बन गया। इसे जो नवाब का पद दिया जाता है तो इसे प्रथम क्रांति कहा जाता है। मीर जाफर को नवाब का पद मिलना इतिहास में प्रथम क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब वादे के मुताबिक अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी मिली।
परगने की जमींदारी मिली। कहने के लिए तो 24 परगने की जमींदारी मिली, लेकिन अब उनकी कठपुतली जो बंगाल का नवाब बन चुका है, अंग्रेजों की कठपुतली हम कह सकते हैं कि मीर जाफर जो है बंगाल के नवाब के पद पर कायम था। अंग्रेजों ने अब मन मर्जी लूट शुरू कर दी। एक धनाढ़ प्रदेश, एक समृद्धशाली सूबा, उसकी अंग्रेजों ने अपने मन मर्जी के हिसाब से लूट मचा दी। धन लूट लूट के ये लोग इंग्लैंड लेके जाना शुरू कर दिए और मीर जाफर के बस की कुछ भी नहीं थी कि ये जो है इनको रोके। इससे आगे की जो भी घटनाएं हैं बंगाल से संबंधित पेपर में कहां से प्रश्न निकल के आते हैं हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।